हेलो बच्चों, मैं जितेश पांडे क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है बच्चों। इसी क्रम में हम लोग आज और एक धमाकेदार चैप्टर जो कि चुंबक से होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारामापी, इस चैप्टर को जो है पूर्ण करेंगे। तो इसमें हम लोग उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप क्लास में अगर पूर्णतः बने रहते हैं तो डेरिवेशन के साथ साथ आप आंकिक प्रश्नों को भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार से है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, इसका निगमन करना है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में यह सम्मिलित है, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो चलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र। देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, एन से एस की तरफ होगा। ठीक, यहां पर एक आयताकार कुंडली कुछ इस प्रकार से P Q R S की आयताकार कुंडली है, जो कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। ठीक, अब देखेंगे तो इस कुंडली की जो भुजा है वो है PQ, QR, RS और SP। ठीक, अब इस कुंडली में यहाँ I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इस प्रकार से धारा यहाँ वापस आ रही। कुंडली की जो ये भुजा है वो A है और ये जो भुजा है वो है B। ठीक, तो अब देखें, अगर इसके लिए देखें तो B की दिशा ये होगी यहाँ, और इसका जो पूरा क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, सतह के लंबवत, और जो कि B के साथ कितना कोणांतरित कर रहा है, थीटा कोणांतरित कर रहा है। ठीक, तो इस पर जो कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ इसमें भी आई धारा और इसमें भी आई धारा, सब वही आई धारा प्रवाहित अगर हो रही है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, जो कि किसी चालक तार पर किसी चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र B के कारण लगने वाला बल। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर होता है I बी एल साइन थीटा। ठीक, अब जैसे ये जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, कुंडली की जो भुजा है PQ पर, इस भुजा पर कितना बल लगा रहा है, QR पर कितना, RS पर कितना और SP पर कितना, और बल की दिशा कैसे होगी। ठीक, सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं हम। तो अब पहला अगर देखें तो कुंडली की भुजा
कुंडली की भुजा PQ पर लगने वाला बल। तो इस भुजा पर कितना बल लगेगा? तो FPQ बराबर कितना होगा? देखिए, जब PQ पर हम बल निकालेंगे तो बल क्या होगा? इसमें जो धारा है I, चुंबकीय क्षेत्र B, और अब इसकी लंबाई, तो यहां से यहां तक कितनी लंबाई है इसकी? A है, तो A लिख देंगे, और साइन थीटा। अब थीटा क्या है यहां? अगर देखें तो इसमें थीटा क्या है? थीटा जो है वो B और L के बीच का कोण है। तो अब देखें यहां लंबाई ये है, तो जो धारा, जो लंबाई की दिशा, इसमें जो इसका धारा का जो अवयव लिया जाता है वो लिया जाता है जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो I वेक्टर dl। तो जो धारा की दिशा है वो लंबाई की दिशा में ली जाती है। तो अगर धारा की दिशा जो है वो लंबाई की दिशा में ली जा रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या होगा? जो थीटा निकल कर आएगा, तो धारा की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो अब देखिए धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है? देखिए धारा इधर, ये है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, और ये चालक तार है जो इसमें धारा इस प्रकार से जा रही है। ठीक, तो अब इसके लिए अगर देखेंगे तो इसके दोनों के बीच का कोण कितना आ रहा है? वो आ रहा है 90 डिग्री। तो अब यहां जो है I, और क्या लिखेंगे? जो इसकी भुजा है वेक्टर A, तो ये हो गया धारा का अवयव। ठीक, तो I वेक्टर A, इस प्रकार से ये धारा का अवयव होगा। तो अब इनके बीच का कोण जो है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर हो गया ये 90 डिग्री। तो अब FPQ का मान कितना आ गया? ये आएगा IBA, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो FPQ ये आ गया हमारा। अब देखिए, अब इसमें देखें अगर, तो कुंडली की भुजा, अब जैसे ये PQ है, अब QR पर, कुंडली की भुजा QR पर लगने वाला बल, तो FQR बराबर क्या होगा? अब देखिए अगर FQR की बात करें तो अब इस पर कितना बल? इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा? धारा वही जा रही है, B वही है, A की जगह पर अब की बार इसकी भुजा कितनी है? B, और साइन। अब देखिए B और ये QR, क्योंकि आयताकार कुंडली है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? अगर यहां देखें तो एक दूसरे के कैसे हैं? ये समांतर हैं। तो अगर ये समांतर होंगे तो थीटा बराबर यहां कितना होगा? 0 होगा। ठीक, या अगर मान लेते हैं ये समांतर नहीं है, तब भी अगर ये B के साथ थीटा कोणांतरित कर रहा है, तब क्या हो सकता है यहां? तो हम लिख देंगे यहां पर अगर थीटा ही रखते हैं तो IBB साइन थीटा। तो अब देखें, जैसे देखिए अगर यहां पर QR पर अगर हम थीटा बराबर 0 रखें, क्योंकि जो B और इसके बीच का कोण है वो कितना होगा? 0। तो FQR बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार कुंडली की भुजा RS पर लगने वाला बल, RS पर लगने वाला बल। ठीक, तो अब इस समय FRS कितना होगा? धारा वही जा रही I, भुजा कितनी है? ये A, भुजा कितनी है? A, और B, और साइन थीटा का मतलब कितना? अब देखिए थीटा क्या होगा? B की दिशा इधर, इसकी दिशा इधर। देखिए B इधर है, धारा इस प्रकार से आ रही है, नीचे की तरफ आ रही धारा, तो I और A। ठीक,
तो थीटा बराबर कितना हो गया ये 90 डिग्री। तो एफ आर एस कितना होगा, वो होगा आई ए बी साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब एफ आर एस बराबर कितना हो जाएगा, आई ए बी, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार कुंडली की भुजा यस पी पर लगने वाला बल, तो एफ एस पी बराबर ये भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो अगर ये 0 हो गया तो अब देखें तो इस पर दो बल काम कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, एक बल ये हो गया, ठीक, और एक बल ये हो गया। अब दोनों की दिशा देखते हैं। अब बल की दिशा कैसे देखेंगे, यहां पर अगर हम बल की दिशा देखें तो देखिए, सबसे पहले बल की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देखते हैं। तो अब बल की दिशा जो होगी यहां, वो किस प्रकार की होगी, देखिए, जैसे धारा की दिशा में पहले हम उंगलियों को दिष्ट करेंगे, जिस तरफ धारा जा रही है उधर हम उंगलियों को दिष्ट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा बताएगा बल की दिशा। क्या करना है, धारा की दिशा में उंगलियों को दिष्ट करना है, धारा किधर है, इधर है, ऐसी धारा जा रही है, उंगलियों को हमने दिष्ट किया, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुट्ठी को बंद किया, अंगूठा बताएगा बल की दिशा। अंगूठा कहाँ है, अंदर की ओर बता रहा है, तो बल यहां कहां होगा, अगर देखेंगे तो जो एफ पी क्यू पर जो बल लग रहा है, ये देखेंगे कि एफ पी क्यू पर जो बल लग रहा है वो इसके कागज के तल के लंबवत कैसे है, अंदर की ओर। ठीक, अब देखें अगर आर एस पर, तो आर एस पर जो है धारा इधर आ रही है, तो धारा इधर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो धारा अगर इधर आ रही है तो धारा की दिशा में हमने क्या किया, उंगलियों को दिष्ट किया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जब मुट्ठी को बंद किया तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, यहाँ बाहर की ओर, तो बाहर की ओर आ रहा है, तो यहाँ बल जो है वो कहाँ लगेगा, इस पर अगर बल देखेंगे तो इस पर जो बल की दिशा है एफ आर एस जो है वो बाहर की ओर है। ठीक, कुंडली की भुजा अगर इस पर देखें, आर एस पर जो बल है वो किधर है, वो बाहर की ओर है। तो इस प्रकार से अगर दोनों को हम देखें, दोनों बलों को, तब क्या होगा, देखिए एक बल जो है हमारा इस प्रकार से लग रहा है, एफ पी क्यू, ठीक, दूसरा बल जो है वो इस प्रकार से लग रहा है, एफ आर एस। ठीक, अब देखें तो इसके बीच की जो ये तिरछी वाली दूरी है, ये देखिए थोड़ा तिरछा है ना, तो अब ये जो तिरछा है, तो ये जो दूरी है वो पूरी कितनी है, यहां से यहां तक जो है वो कितना है, पूरा बी है। ठीक, तो इस स्थिति में अगर देखेंगे, इसको थोड़ा मिटा दें, ठीक, ये पूरा कितना होगा, बी होगा। तो अब देखें अगर इसको बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तभी समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए, जो जिसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितना है, वो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो सीधे है एन से एस की ओर। तो अब अगर देखें तो ये चूंकि इसका अगर मध्य बिंदु है, तो ये पूरा भाग कितना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा कितना है, बी। देखिए ये पूरा भाग कितना है, तिरछा वाला बी है, तो ये आधा भाग कितना होगा, ये होगा बी बाई टू, और ये भी कितना होगा, बी बाई टू होगा। ठीक, अब देखें अगर कोण की बात करें तो देखिए, अब अगर ये बी की दिशा है, तो अब ये बी की दिशा के साथ जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो थीटा कोणांतरित कर रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है बी के साथ, ये है बी, और इसका क्षेत्रफल सदिश जो है कितना कोणांतरित कर रहा है, थीटा। ठीक, तो अगर ये कोण थीटा है तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा।
अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। ठीक, कैसे ये 90 है? क्योंकि इसके साथ ये जो है वो कैसा होगा? वो लंबवत होगा। ये क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश इसके साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये पूरा कोण कैसा होगा? लंबवत होगा। तो अगर ये लंबवत है तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा ही होगा। ठीक, अब इसको अगर देखें तो चूंकि हमको कौन सी दूरी निकालनी है इसमें अगर देखें तो हमको लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी का मतलब अगर ये मान हमारा मान लेते हैं ये O है, ठीक, ये है T है और ये मान लेते हैं U है। ठीक, तो अब इस b/2 का जब घटक करेंगे तो इधर घटक कितना आएगा? b/2 का घटक अगर जब इधर करेंगे तो कोण की तरफ तो b/2 और cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया। और जब इस b/2 का इधर घटक करेंगे तो ये वाला भी भाग कितना होगा? b/2 cos 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब देखेंगे, चूंकि देखिए एक बल अंदर की ओर काम कर रहा है, एक बल बाहर की ओर काम कर रहा है। तो अगर एक बल जो है अंदर की ओर काम करेगा, देखिए अगर ये बल अंदर की ओर काम कर रहा है इस प्रकार से, ये अंदर की ओर काम कर रहा है, ये बाहर की ओर काम कर रहा है, एक बल अंदर की ओर काम करेगा, एक बल बाहर की ओर। तो इस प्रकार से ये जो बल है वो क्या करेगा? जब ये मिलकर एक बाहर की ओर खींच रहा है, एक अंदर की ओर, तो ये मिलकर क्या करेंगे? एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और जो कि कुंडली को क्या करेंगे? वामावर्त दिशा में ये घुमाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आगे देखें तो लिखेंगे यहां कि एफ पी क्यू तथा एफ आर एस मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः बलयुग्म का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण, ठीक, अगर बल युग्म का आघूर्ण देखें तो ये क्या होता है? तो ये होता है टाउ। तो टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो ये हो जाता है बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र, बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब देखें इसमें बल कितना लग रहा है, देखिए बल का मान कितना है? आई बी ए, और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो बल जहां काम कर रहा है, देखिए जो बल जहां काम कर रहा है उसको अगर हम आगे पीछे बढ़ा दें, जैसे बल की क्रिया रेखा क्या होती है, इसको पहले हम आपको बता चुके हैं, बल की क्रिया रेखा से बल यहां काम कर रहा है, इसको दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ा दें तो ये हो जाएगी बल की क्रिया रेखा। और इसके बीच की लंबवत दूरी मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? अगर इस पूरी दूरी की बात करें तो टीओ, यहाँ टीओ और प्लस ओ यू, तो टीओ कितना है? b/2 cos 90 माइनस थीटा और प्लस ओ यू कितना है? ओ यू, तो ये b/2 cos 90 माइनस थीटा। अब देखेंगे ठीक, इसके बाद यहां देखें अगर तो देखिए जैसे बल जो काम कर रहा है ये हो गया,
तो अब b/2 साइन थीटा b/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना, दोनों को जब ऐड करेंगे तो b/2 साइन थीटा प्लस b/2 क्या होगा, तो b साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार से अगर देखें तो अब ये जो IBA है ये और ये जो IAB है, अब देखें तो FPQ तथा FRS ये दोनों लोग अगर देखें तो ये एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं। अतः इसके बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो अब बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो अब बल कितना है, IBA है और इसकी क्रिया रेखा बल जहां काम कर रहा है इसको अगर आगे पीछे बढ़ा दें तो ये हो जाती है इसकी क्रिया रेखा, और इसके बीच की जो लंबवत दूरी है मतलब ये पूरी दूरी, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, तो ये पूरी दूरी कितनी आ गई है, वो है b साइन थीटा। तो इसको अगर लिखें तो देखिए FPQ तथा FRS मिलकर क्या करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः बलयुग्म का आघूर्ण, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है सूत्र। तो टाउ बराबर क्या होगा, बल क्या है यहाँ IBA है और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, b साइन थीटा। इसको अगर देखें तो देखिए बल कितना है यहाँ, वो है IAB और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, b साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये हो गया कितना, IBA और b साइन थीटा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ a क्रॉस b को देखें तो चूंकि कुंडली आयताकार है तो आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा a, तो टाउ बराबर क्या निकलेगा, IAB साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा जो है डेरिवेशन पूर्ण हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर इसका हम सदिश रूप लिखते हैं तब क्या होगा, बताइए सदिश रूप क्या होगा, देखिए NI ये हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या होता है, कौन सा थीटा होता है क्रॉस का मतलब, वो होता है साइन थीटा। तो इसको सदिश रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसका अगर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए किसी चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, देखिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक आयताकार कुंडली को लटकाया गया है। ठीक, तो अब कुंडली की भुजा PQ, QR, RS और SP पर कितना बल लगेगा, तो कुंडली की भुजा PQ पर लगने वाला बल FPQ बराबर क्या होगा, तो IBA साइन थीटा, क्योंकि अब बराबर IBL साइन थीटा होता है। तो IBA मतलब इसकी भुजा जो लंबाई है वो इसकी भुजा होगी, तो भुजा का मतलब ये है A, तो A साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा IAB। इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, देखिए धारा की दिशा में क्या करें, उंगलियों को दिष्ट करें, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा बताएगा बल की दिशा, अंगूठा आ रहा है अंदर की ओर, मतलब ये जो बल है वो अंदर की ओर लग रहा है, तो अंदर की ओर का मतलब क्रॉस हो जाता है। ठीक, अब देखिए कुंडली की भुजा QR पर लगने वाला बल, तो इस पर चूंकि ये दोनों क्या होंगे, अगर ये आयताकार कुंडली है तो B और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर होंगे, और जो समांतर होंगे तो थीटा बराबर 0 अंश, मतलब ये हो जाएगा 0, तो पूरा ये हो गया 0। तो RS पर अब इस पर लगने वाला बल, तो इस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, IAB साइन 90, वो भी देखिए B और ये धारा का अवयव, तो अब ये बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, तो ये भी 90 हो गया। अब चूंकि इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा होगी बाहर की ओर। बाहर की ओर कैसे देखेंगे, देखिए धारा की नीचे की ओर आ रही, तो धारा की दिशा में उंगलियों को दिष्ट किया, चुंबकीय क्षेत्र इधर मुट्ठी को बंद किया, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब इस पर लगने वाला बल जो है वो कैसा होगा, वो होगा बाहर की ओर। ठीक, तो ये हो गया डॉट। और इस पर क्या हो गया, क्योंकि ये समांतर है, प्रति समांतर है इसके, तो ये भी होगा कितना 0। तो इस प्रकार से अगर देखें
तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये अंदर की ओर काम कर रहा है और ये बाहर की ओर काम कर रहा है। तो ये अंदर की ओर काम कर रहा है, ये बाहर की ओर काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, कुंडली को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं वामावर्त दिशा में। तो अब ये जब घुमाएंगे तो अब इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, तो बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो बल ये हो गया और इसकी क्रिया रेखा ये है। बल जहां काम कर रहा है उसको दोनों तरफ बढ़ा दे बल की क्रिया रेखा, और उसके बीच की जो लंबवत दूरी है, मतलब ये वाली दूरी जो है वो लंबवत दूरी होगी। तो अब यहां से अगर यहां देखें तो ये तिरछा वाला भाग कितना है, यहां से यहां तक देखिए, तो ये पूरा भाग कितना है बी, तो आधा कितना होगा b/2। तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया b/2, यहां से यहां तक कितना हो गया b/2। अगर ये क्षेत्रफल सदिश जो कि सतह के लंबवत होता है तो इसके ये क्या होगा, सतह तो यही है, तो सतह के लंबवत ये कोण थीटा बना रहा, देखिए बी के साथ ये कोण कितना ए के साथ थीटा कोण अंतरित कर रहा है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। इसका जब घटक करेंगे तो इधर b/2 cos 90 माइनस थीटा, इधर जब घटक करेंगे तो b/2 cos 90 माइनस थीटा। तो अब पूरी जो लंबवत दूरी आएगी वो कितनी आएगी, टीओ और प्लस ओ यू, तो ओ यू हो गया। अब b/2 cos 90 माइनस थीटा, b/2 cos 90 माइनस थीटा, तो b/2 cos 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, ये b/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा b साइन थीटा। तो लंबवत दूरी ये हो गई, बल इतना हो गया। तो अब यही दोनों मान उठा के यहाँ रख देते हैं, बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी दोनों मान रख दिया, क्योंकि एक राशि भी मतलब ए होता है तो यहाँ रख दिया। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो इस प्रकार से अगर इसका सदिश रूप लिखें तो एक रास बी के रूप में हो गया। तो एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चल कुंडली धारा मापी। ठीक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या होगा देखिए। इसका अगर हम सिद्धांत लिखें, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है तो। ठीक, अब इसको अगर हम प्रूव करते हैं, देखिए इसमें जो हमारी कुंडली है वो ये इस प्रकार से वो बेलनाकार होती है और ये अर्धचंद्राकार कटे हुए दो ध्रुव खंडों के बीच जो है रखी होती है। और इस कुंडली पर क्या करते हैं, इस पर जो बेलनाकार भाग होता है इस पर तांबे के पृथक्कृत तारों को आयताकार कुंडली में लपेटकर लगा देते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम टॉप व्यू से देखें, ऊपर से अगर देखेंगे तो कैसे दिखेगा ये, देखिए तब ये जो हमारी आकृति है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी।
ठीक। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, वो कुछ इस प्रकार का होगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, ये होता है N से S की ओर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र इसका होगा वो होगा किस तरफ से, N से S की ओर होगा। ठीक। और इस पर, इसके केंद्र पर क्या है कि एक जो है स्प्रिंग लगी होती है। ठीक। जब इसमें ये I धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। तो अब यहां देखेंगे तो इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, तो टाउ बराबर क्या होता है, NIAB साइन थीटा। अब यहां थीटा बराबर क्या होगा, NIAB साइन थीटा क्या है। अब देखिए जो ये चालक तार जो लपेटा गया है, तो ये जो आयताकार कुंडली का जो तार है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक तार और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे है, समांतर है। तो जब तार और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होगा तो उसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, क्षेत्रफल सदिश होता है हमेशा सतह के लंबवत। तो इसलिए ये टाउ बराबर NIAB साइन 90 हो गया, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा हमारा टाउ बराबर NIAB। ठीक। जब ये कुंडली घूमना प्रारंभ करेगी इस प्रकार से, जब ये कुंडली इस दिशा में घूमेगी तो स्प्रिंग में क्या होगा, ऐंठन उत्पन्न होगा। तो जब कुंडली घूमना प्रारंभ करती है तो स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होता है, अतः ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण। तो ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण मतलब टाउ रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, टाउ रिस्टोरिंग फोर्स ये हो गया माइनस का कितना होगा K5। ठीक। जहां K क्या है, K है कांस्टेंट और फाई क्या है, ये है ऐंठन कोण। ठीक। अब देखें यहां संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है, यहां देखिए संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है, जब ये कुंडली घूमना प्रारंभ करती है इस दिशा में तो स्प्रिंग में ऐंठन होता है दूसरी दिशा में। ठीक। तो जब ये जो ऐंठन है, जब ये कुंडली इस प्रकार से घूमेगी तो इसमें ऐंठन इस प्रकार से होगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब स्प्रिंग में इतना ज्यादा तनाव हो जाएगा कि कुंडली बामावर दिशा में घूम ही नहीं पाएगी। तो ये अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी, संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में अगर देखें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो NIAB बराबर किसके, K फाई के। तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ K फाई अपान NAB। तो इस प्रकार से जो इसमें विक्षेप होगा वो K फाई अपान कितना होगा NAB। तो ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चल कुंडली धारामापी। अगर पेपर में आप इतना लिख कर आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक।
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता। अगला जो टॉपिक है वो कैसा होगा, वो होगा, अगला इसमें हमारा टॉपिक है वो है धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता क्या होती है, देखिए एकांक धारा हेतु विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। एकांक धारा हेतु विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता। और इसे IS सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं सुग्राहिता, इसे IS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे अगर I धारा हेतु विक्षेप देखें तो I धारा हेतु विक्षेप वो कितना है, फाई। तो यहां पर अगर एकांक धारा हेतु विक्षेप देखेंगे तो ये हो जाएगा फाई अपान आई। तो एकांक धारा हेतु विक्षेप को क्या कहते हैं, IS। तो IS बराबर हो जाएगा फाई अपान आई, या IS बराबर फाई अपान आई को क्या कहते हैं, NAB अपान कितना, K फाई। तो K फाई चला जाएगा वो, सॉरी। ठीक, अब देखें इसमें तो I बराबर क्या आया है, K फाई अपान NAB। तो K फाई अपान NAB। ठीक, फाई से फाई कैंसिल। तो यहां पर हमारा जो ये निकल कर आएगा धारा सुग्राहिता वो IS बराबर क्या होगा, NAB अपान कितना हो जाएगा, K। ठीक, तो ये हो गया हमारा धारा सुग्राहिता। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से। ठीक, इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक, एकांक वोल्टेज हेतु विक्षेप, एकांक वोल्टेज हेतु विक्षेप को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। ठीक, एकांक वोल्टेज हेतु विक्षेप को क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक, अब इसे VS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब अगर देखें यहां तो V वोल्टेज हेतु विक्षेप फाई, अगर भी वोल्टेज हेतु विक्षेप कितना है, फाई है, तो एकांक वोल्टेज हेतु विक्षेप कितना होगा, तो फाई अपान भी हो जाएगा। तो अब एकांक वोल्टेज हेतु विक्षेप को क्या कहते हैं, VS। एकांक वोल्टेज हेतु विक्षेप को क्या कहेंगे, यहाँ VS कहते हैं। तो VS बराबर फाई अपान भी, या VS बराबर फाई
अपान, क्योंकि भी का मतलब क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से भी बराबर आई आर फाई अपान आई का मतलब के फाई अपान एन ए बी, और अपान कितना हो जाएगा आर, फाई से फाई कैंसिल, तो वी एस बराबर क्या निकल कर आएगा, एन ए बी अपान के और आर। ठीक, अब एन ए बी अपान के को क्या लिख सकते हैं, एन ए बी अपान के को क्या लिख सकते हैं, आई एस लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे तो वी एस बराबर क्या निकल कर आएगा, आई एस अपान कितना हो जाएगा आर। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा कौन सी सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता जो है वो अच्छे से आ गई होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाले प्रश्नों में से एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, धारा मापी, धारा मापी को अमीटर में बदलना। ठीक, मतलब धारा मापी का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को बदलना है किसमें, अमीटर में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न, इस पे या तो सवाल या तो ऐसे टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए इस धारा मापी को हम अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो जैसे ये हमारा एक धारा मापी है, धारा मापी का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की जो खासियत होती है वो क्या होती है, जो गैल्वेनोमीटर की खासियत होती है वो ये होती है कि इसमें हम बहुत सूक्ष्म धारा, मतलब इसमें हम 5 मिली एम्पियर तक की सूक्ष्म धारा को माप सकते हैं, तो 0 से 5 मिली एम्पियर। और दूसरी खासियत क्या होती है गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर की खासियत ये होती है कि इसमें जो शून्य होता है वो बीच में होता है। गैल्वेनोमीटर की खासियत और क्या होती है, इसमें जो शून्य होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक, अब मान लेते हैं इसमें जो धारा आ रही है वो क्या आ रही है, आई। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि इस धारा मापी में इसके साथ इस गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत सूक्ष्म मान का एक शंट प्रतिरोध आरएस जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसमें से कितनी धारा जाएगी, अब इसमें से जो धारा जाती है वो जाती है आई जी। अब इसमें से कितनी धारा जाएगी, वो जाएगी आई माइनस का कितना, आई जी। ठीक, अगर ये आई धारा आ रही है तो इधर से चलेगी आई जी, तो इसमें से कितना जाएगी, आई माइनस आई जी। ठीक, अब यहां अगर देखें ठीक, तो इसमें क्या होगा कि आई क्या है, आई है धारा मापी का परास। इसका मतलब क्या है कि जो धारा मापी हमको बनाना है वो कितनी धारा को माप सके, ये हो गया धारा मापी का परास। ठीक, आई जी को क्या कहते हैं,
Ig यहां पर है पूर्ण विक्षेप धारा। ठीक, Rs क्या है? ये है कम मान का शंट प्रतिरोध। ये कैसा प्रतिरोध है? ये है कम मान का, ठीक, ये हमारा होगा कम मान का शंट प्रतिरोध। अब देखिए इसमें, देखिए दो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 1 नंबर में कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। एक प्रश्न आता है कि धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो अब देखिए धारामापी को अमीटर में हम कैसे बदल रहे हैं। इस धारामापी को अमीटर में हम कैसे बदल रहे हैं? तो अब देखिए अमीटर में बदलने के लिए इस धारामापी के साथ कौन से क्रम में, ये जो शंट प्रतिरोध है इसको हम इस धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो लिखेंगे कि धारामापी के साथ निम्न मान का शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक, धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो ये होगा धारामापी के साथ निम्न मान का शंट प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़ देते हैं? समांतर क्रम में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, अक्सर ये भी प्रश्न बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में, कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होता है, आंसर इसका होगा 0। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वो 0 होता है। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं इस टॉपिक की ओर कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो इसको अमीटर में कैसे बदलते हैं? तो धारामापी के साथ कम मान का शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये I क्या है? धारा है, मतलब ये धारामापी का परास, परास मतलब इसकी सीमा, मतलब कितनी धारा को भेजना है। अब यहाँ Ig क्या है? ये है पूर्ण विक्षेप धारा, मतलब ये जब गैल्वेनोमीटर को पूर्णतः विक्षेपित कर देता है तो ये पूर्ण विक्षेप धारा है। ये क्या? Rs क्या है? ये है बहुत कम मान का कौन सा प्रतिरोध? शंट प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, ये देखिए G और ये
कैसे हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या समान होता है? हमेशा विभवांतर समान होगा। तो अब जी के सिरों के बीच बोल्ट था, अगर यहां देखेंगे तो किसके बीच बोल्ट था? जी के, इस जी के सिरों के बीच बोल्ट था। बराबर किसके होगा ये? इस जी के सिरों के बीच बोल्ट था बराबर आर एस के सिरों के बीच बोल्ट था। इस जी के सिरों के बीच बोल्टता जो होगी वही किसके बीच होगी? आर एस के सिरों के बीच बोल्टता। अब देखिए जी के सिरों के बीच बोल्टता कितनी है? अगर यहां देखें तो जी के सिरों के बीच बोल्टता कितनी होगी? तो बोल्टता मतलब अब इसका अगर प्रतिरोध मान लेते हैं आर जी है, तो अब अगर प्रतिरोध आर जी है तो इसके बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब धारा गुणे प्रतिरोध, तो धारा कितनी जा रही है इसमें? आई जी, और प्रतिरोध कितना है? आर जी। तो आई जी इंटू आर जी बराबर इस आर एस के सिरों के बीच बोल्ट था, तो इसमें धारा कितनी जा रही है? आई माइनस आई जी, और इंटू कितना है? आर एस। ठीक। तो अब अगर यहां पर हमको संट प्रतिरोध का मान निकालना है, मतलब कितने मान का संट प्रतिरोध जोड़ा जाए, तो आर एस बराबर क्या होगा? आई जी आर जी बटे आई माइनस आई। तो ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसपे सवाल भी खूब बनते हैं। ठीक। और जो है इसमें कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सीधे सीधे ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं? तो देखिए धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो धारा मापी के साथ निम्न मान का क्या जोड़ देते हैं? संट प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। ये एक अंक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक। ये एक अंक में पूछे जा सकते हैं, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक। अब देखें तो इसमें अगर हम धारा मापी को अमीटर में बदलने वाला यंत्र बनाएं तो क्या करेंगे? पहले ये गैल्वेनोमीटर है धारा मापी, इसमें से जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी? आई जी, मतलब इसमें जो पूर्ण विक्षेप धारा जाती है, इसके साथ हमने समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध जोड़ दिया। जब संट प्रतिरोध जोड़ा तो ये पूरी धारा आ रही थी आई, तो इसमें से चली गई आई जी, तो इसमें से कितनी जाएगी? आई माइनस आई जी चली जाएगी। तो अब देखें इसके सिरों के बीच जो बोल्टता है वो इसके सिरों के बीच बोल्टता के क्या है? बराबर है। तो अब जी के सिरों के बीच बोल्टता बराबर आर एस के सिरों के बीच बोल्टता, तो जी के सिरों के बीच बोल्टता तो आई जी आर जी बराबर इसके सिरों के बीच बोल्ट था, तो आई माइनस आई जी और कितना? आर एस। तो अब देखेंगे तो आर एस बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, और इस पे सवाल भी खूब मिलते हैं। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक होगा वो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना। मतलब हम धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस प्रकार से बदलेंगे, ये टॉपिक। ठीक। अब देखिए धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना,
ये हमारा है धारा मापी। ठीक, इसको वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? तो इसके साथ क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में बहुत उच्च मान का संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो इसमें से जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, आई। ठीक, और यहां से जो धारा जा रही इसमें वो जाएगी आई जी, मतलब पूर्ण विक्षेप धारा। तो इसके साथ क्या करते हैं हम, जब भी हमको धारा मापी को किसमें बनाना है, वोल्ट मीटर में, तो धारा मापी के साथ क्या करते हैं, बहुत उच्च मान का संट प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक, तो अब ये क्या होगा देखिए, इसमें आई जी क्या है, वही है पूर्ण विक्षेप धारा। आर एस क्या है, उच्च मान का संट प्रतिरोध। ठीक, और इसमें आर जी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर देखेंगे तो इसमें जो भी धारा जा रही है, अगर यहां हम ओम के नियम से देखें, तो ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। तो अब V बराबर क्या होगा, यहां आई मतलब जो धारा है वो इसमें G में कितनी धारा जा रही है, वो जा रही है आई जी, और पूरा प्रतिरोध, तो ये इसका प्रतिरोध आर जी और इसका प्रतिरोध आर एस। तो आर जी और प्लस कितना, आर एस, मतलब पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो आर जी प्लस आर एस ये होगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहां पर V अपान आई जी बराबर क्या होगा, आर जी और प्लस कितना, आर एस। क्योंकि हमको संट प्रतिरोध का मान निकालना है तो आर एस बराबर क्या होगा, V अपान आई जी और माइनस कितना हो जाएगा, आर जी। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रतिरोध, संट प्रतिरोध का मान, कि धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं वो क्या होने वाले हैं, देखिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धारा मापी को अमीटर में, सॉरी, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके साथ उच्च मान का संट प्रतिरोध, उसके साथ उच्च मान का संट प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं।
ठीक। धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? तो उसके लिए उसके साथ उच्च मान का क्या करते हैं? शंट प्रतिरोध, जो कि किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वो अनंत होता है। तो इस प्रकार से धारामापी को हम वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? तो उसके साथ, धारामापी के साथ क्या करते हैं? उच्च मान का शंट प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब यहां पर देखें तो ओम के नियम से V बराबर IR, इसमें से कितनी धारा जा रही है? वो जा रही है IG। तो IG और पूरा प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध RG और इसका प्रतिरोध RS, तो RG प्लस RS, IG को इधर लेके चले आएंगे, V अपान IG बराबर RG प्लस RS, और अब RS बराबर क्या होगा? इसको पक्षांतर कर देंगे, V अपान IG और माइनस कितना हो गया? RG। तो इस प्रकार से ये किसका मान आ गया? ये हमारा आ गया शंट प्रतिरोध। जब सवाल लगाने होंगे शंट प्रतिरोध का मान ऐसे निकालना होगा तो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा? दो प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? उसके साथ उच्च मान का शंट प्रतिरोध किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक। दूसरा क्या है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वो अनंत होता है। ठीक। तो इस प्रकार से अगर देखें तो एक और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो गया। ठीक।